गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा जैसा आप जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने स्टार्ट किया था और उसमें हमने देख लिया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन क्या है, जो हमारे पास AHB की जनरल पिक्चर है उसमें A पर क्या कंडीशन लगती है और B पर क्या कंडीशन लगती है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे। हमने जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी, या उससे पहले मैं आपको कुछ और बता देता हूँ। देखिए, जैसा बेटा आपको पता है कि हमने एक चीज़ पढ़ी है, ए हाइड्रोजन बॉन्ड is surrounded, is having क्या, a covalent bond in its neighborhood, है कि नहीं, is having a covalent bond in its neighborhood, है कि नहीं। अब चूंकि हमने ये भी पढ़ा कि कोवलेंट बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ छोटी और क्यों उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, नाउ the bond energy of covalent bond is greater than that of hydrogen bond, ठीक है, इज ग्रेटर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब बेटा जो हमने अगर ऐसे बनाएंगे A, यहाँ पर बेटा H, यहाँ पर ऐसे ऐसे और यहाँ पर B। अब हम जानते हैं ये कोवलेंट बॉन्ड जो है, दिस कोवलेंट बॉन्ड, ठीक, दिस इज ए कोवलेंट बॉन्ड, ठीक, और बेटा दिस इज ए हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बेटा कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा, लेंथ छोटी आ जाएगी तो उसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा आती है। ठीक, मैंने आपसे ये भी कहा कि हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होती है ये नियरली 8 से 42 किलो जूल पर मोल के बीच में रेंज करती है। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा आपको दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है। देयर आर टू exceptional cases where the strength of hydrogen bond is nearly same as that of covalent bond। अब ऐसे हमारे पास दो सिचुएशंस है बेटा जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो वही होगी या नियरली उसके आसपास हो जाएगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये कहां पर होता है, तो ये बेटा हो जाएगा जब हम हाइड्रोजन बॉन्ड को एक अलग तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले अगर आप चेक करोगे, देखो यहां पर अगर मैं आपको एक एग्जांपल्स दो दे देता हूं, या फिर मैं यहां पर लिख लेता हूं आपके लिए, दिस एग्जिस्ट्स फॉर HF2- एंड HCO3- आयन। इनमें बेटा ये हो जाता है। ठीक है, अब कैसे होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए बेटा क्या होता है, जो हमारे पास ये HF2 आयन है ना बेटा, HF2 आयन, इसमें ये बनता कैसे है वो मैं पहले आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले बेटा आपके पास होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड के सामने कौन आ जाता है, एक F- आ जाता है। ठीक है, यहां पर जो बेटा यहां पर अगर आप देखोगे इस हाइड्रोजन पर है ना डेल्टा पॉजिटिव, इस मैंने शायद गलत बना दिया, यहां से थोड़ा सा यहां से गड़बड़ हो गया, यहां से हाइड्रोजन और यहां से मुझे फ्लोरीन बनाना चाहिए। फ्लोरीन पर आएगा डेल्टा माइनस, यहां पर आएगा डेल्टा प्लस। ये जो बॉन्ड बनाना बेटा, ये बॉन्ड, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसकी वजह से बना है, दिस इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ आयन डाइपोल अट्रैक्शन। अभी हम थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे व्हाट आर द टू वेज इन विच अ हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड। तो बेटा उसका पहला तरीका कौन सा है, आयन डाइपोल अट्रैक्शन। अब बेटा आप समझ लीजिए आयन कौन सा है, ये F- है ना खुद आयन, तो ये बन गया बेटा आयन। अब डाइपोल कहाँ है बेटा, ये है ना, ये HF में खुद है ना डाइपोल, ये वाला, ये देखो, ये डाइपोल का पॉजिटिव एंड, ये डाइपोल का नेगेटिव एंड। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना, इट इज नोन एज आयन डाइपोल अट्रैक्शन। और आयन डाइपोल अट्रैक्शन से जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ना, वो एक्सेप्शनली क्या होता है, स्टेबल होता है। ऐसा ही
अब आप बोलोगे इसका क्या मतलब हुआ? देखो बेटा, जब आप ये बनाओगे ना HF, फिर आप बेटा ऐसे करोगे और यहाँ पर लगा दोगे HF। अब आप खुद सोचिए बेटा, ज़रा अगर मैं बोलूँ इस हाइड्रोजन पर क्या है डेल्टा पॉजिटिव, इस पर क्या है डेल्टा माइनस, इस पर क्या है डेल्टा प्लस, इस पर क्या है डेल्टा माइनस, सर क्या ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड है? यस बेटा, ये भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड है। लेकिन बेटा आपको ध्यान रखना होगा, ऊपर वाला क्या है? आयन डाइपोल अट्रैक्शन। तो बेटा नीचे वाले क्या है? इट इज़ नोन एज डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। इट इज़ नोन एज डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन H बॉन्ड। इसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन की वजह से बनने वाला कौन? H बॉन्ड। और ये ध्यान रखना चाहिए बेटा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन से बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना क्या होता है? आयन डाइपोल अट्रैक्शन से बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अट्रैक्शन यहाँ पर चाहो तो लिखो बेटा आगे हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान दीजिएगा बेटा इस पर। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि क्या ये दोनों इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं? यस, लेकिन जो आयन डाइपोल अट्रैक्शन बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा है स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन से जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर एक और चीज़ भी समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है वो चीज़? HF2 और HCO3 माइनस में क्या होता है? तो HF2 का तो मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ HCO3 माइनस का। देखो बेटा, बाइकार्बोनेट आयन कैसे होता है? इट इज़ लाइक C डबल बॉन्ड OH और बेटा यहाँ से आपके पास OH। सो फर्स्ट दिस इज H2OCO3 कार्बोनिक एसिड। इस कार्बोनिक एसिड में से बेटा आप एक H पॉजिटिव बाहर निकालो, क्या बचेगा? इट विल बिकम HO, इट विल बिकम C, इट विल बिकम डबल बॉन्ड O, इट विल बिकम O माइनस। ठीक है, अब देखो बेटा, इसको भी लिखने का एक तरीका है, इसको भी करने का एक तरीका है, जिससे आप क्या दिखा सकते हो? आप दिखा सकते हो कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा। मतलब क्या है सर, हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो बेटा देखो, HCO3 माइनस में हम कैसे बनाएंगे? देखो O माइनस, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है बेटा, यहाँ से क्या आएगा? O और बेटा यहाँ से आएगा H। देखो मैंने HCO3 माइनस ही लिखा, लेकिन थोड़ा फैशन करके लिखा। अब देखो बेटा मैं क्या करूँगा? O माइनस, यहाँ से बनाऊँगा C डबल बॉन्ड O और बेटा यहाँ से मेरे पास आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, या फिर मैं एक काम करूँ, इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूँ। मैं इधर पर C डबल बॉन्डेड O, ठीक है, और फिर क्या करूँगा? फिर यहाँ से करूँगा O और यहाँ से करूँगा H। ठीक है, अब चेक करो बेटा, यहाँ से भी क्या बनेगा? ये आप चेक कर रहे हो, ये बनेगा ना एक हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसा ही मैं एक और हाइड्रोजन बॉन्ड भी बेटा फिर से बनाऊँगा, और वो मैं कहाँ बनाऊँगा? वो मैं बनाऊँगा ऐसे। अच्छा पहले मैं ये चेक करूँ, 1 2 3। यहाँ पर बेटा आप फिर क्या लिखो? यहाँ पर आप लिखो O माइनस, यहाँ पर लिखो C, यहाँ पर लिखो डबल बॉन्ड O, फिर लिखो बेटा इसको O और फिर लिखो बेटा इसको H। सी दिस। अगर आप बेटा ये वाला मॉलिक्यूल देखोगे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड देखोगे, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी किसकी वजह से बना है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना है ड्यू टू आयन डाइपोल अट्रैक्शन। किसकी वजह से बना है? आयन डाइपोल अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हमारे पास जब भी ये होता है ना आयन डाइपोल हाइड्रोजन बॉन्ड, तो वो बहुत स्ट्रांग होता है, और इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है ना जो, तो वो बॉन्ड एनर्जी नियरली 154 किलो जूल्स पर मोल होती है। कितनी होती है? 154 किलो जूल पर मोल। अब आप अंदाज़ा लगाइए बेटा, 154 किलो जूल पर मोल, तो ये कोई मामूली बात बेटा बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर जो आपने ये पढ़ा ना ये वाला इस बॉन्ड, तो इस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी बेटा होती है 165 किलो जूल पर मोल, और ये बॉन्ड एनर्जी नियरली सेम होती है एज दैट ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड। इसीलिए बेटा HCO3 माइनस और HF2 माइनस में ख्याल रखिएगा, यहाँ का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, नियरली सेम एज दैट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। हालांकि हाँ, कोवलेंट बॉन्ड की थोड़ा इससे ज़्यादा होगी, लेकिन उतनी कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन आमतौर से बनने वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, उसकी बॉन्ड एनर्जी होती है 8 to 42 किलो जूल पर मोल। लेकिन ये जो मैंने आपको दो एक्सेप्शनल केसेस दिखाए, एक तो HF2 माइनस में और दूसरा मैंने आपको दिखाया HCO3 माइनस में, ये दोनों केसेस बेटा आपको ध्यान में रखने हैं। क्लियर? ये समझ लीजिएगा बेटा, HCO3 माइनस कहाँ है? HCO3 माइनस ये है बेटा पूरा का पूरा HCO3 माइनस। ठीक है, इस HCO3 माइनस ने दूसरे HCO3 माइनस के साथ जोड़कर क्या बना लिया है? एक आयन डाइपोल अट्रैक्शन वाला हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का।
अब देखो बेटा हमारे पास एक सवाल भी है, वो सवाल भी कर लेते हैं। सवाल क्या है? सवाल है बेटा KHF2 exists, KHF2 exists but KHCl2, KHBr2, KHI2 does not exist। अच्छा, ये एग्जिस्ट नहीं होते हैं लेकिन वो एग्जिस्ट होते हैं, तो इसका रीज़न भी बेटा आप समझ लीजिएगा, आप आराम से आप इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है बेटा, देखो KHF2 जब डिसोशिएट होगा बेटा ये क्या देगा आपको, K पॉजिटिव प्लस HF2 माइनस। उसके बाद बेटा आपके पास है KHCl2, जब ये डिसोशिएट होगा देगा K पॉजिटिव प्लस HCl2 माइनस। अगर बेटा आप करोगे चेक KHBr2 तो ये डिसोशिएट होगा एज K पॉजिटिव प्लस HBr2 माइनस। ठीक है, उसके बाद बेटा KHI2 तो बेटा ये एग्जिस्ट करता है एज K पॉजिटिव प्लस HI2 माइनस। एग्जिस्ट करने से मतलब अगर ये होता एग्जिस्ट, तो बेटा हमें तो पता है ना, इन केस ऑफ HF2 माइनस देयर एग्जिस्ट्स a very strong hydrogen bond, ठीक है, ड्यू टू आयन डाइपोल इंटरेक्शन, है कि नहीं? बट नो सच हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट्स इन केस ऑफ, किस केस में बेटा? इन केस ऑफ HCl2 माइनस, HBr2 माइनस एंड HI2 माइनस, hence they do not exist। इसीलिए बेटा चूंकि इस HF2 माइनस में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो बेटा ये एग्जिस्ट करता है। अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो KHF2 भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन HCl2 माइनस, HBr2 माइनस और HI2 माइनस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो जब ऐसा उसमें होता ही नहीं है तो वो एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब बेटा और आगे बढ़ते हैं और सवाल कर लेते हैं। सवाल क्या है बेटा अब हमारे पास? सवाल है बेटा हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग compounds हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट्स, H बॉन्डिंग एग्जिस्ट, किस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है? तो पहला बेटा आपको दिया गया है CH4, B आपको दिया गया है HF, C आपको दिया गया है CH3OCH3, D ऑप्शन आपको दिया गया है C2H5OH, E ऑप्शन आपको दिया गया है फिनॉल, F ऑप्शन आपको दिया गया है एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, अगला ऑप्शन आपको दिया गया है बोरिक एसिड H3BO3, आपको दिया गया है HBr, और लास्ट में बेटा आपको I दिया गया है HI। ठीक है, I और J पार्ट भी अगर लिखना चाहते हो तो J पार्ट भी लिख सकते हो, दैट इज HCl। ठीक है बेटा, अब सबसे पहली बात बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड होने के लिए क्या क्या चाहिए? एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होना चाहिए, जो CH4 में तो बिल्कुल भी नहीं है। HF में है, बिल्कुल है। अब आप बोलोगे सर ये कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड बोल रहा है? देखो बेटा, ये फ्लोरीन क्या बन जाएगा, ये फ्लोरीन बनेगा A, इसके साथ जुड़ा हुआ H, और ये जुड़ जाएगा दूसरे वाले के साथ, लाइक दिस। ये बनेगा डेल्टा पॉजिटिव, ये बनेगा डेल्टा माइनस, ये बनेगा डेल्टा माइनस, ये बनेगा डेल्टा पॉजिटिव। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, इट इज़ अ डाइपोल अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, क्लियर? चलिए अगले वाले में बेटा, दिस इज डाईमीथाइल ईथर। अब इसमें B तो है बेटा, लेकिन A कहीं नहीं है। जाहिर सी बात है बेटा, ये कभी नहीं मिलेगा। C2H5OH, क्या C2H5? यस, C2H5OH में है बेटा। देखो कैसे, C2H5 बेटा, ये O और ये H, अब ये अपने ही जैसे दूसरे के साथ मिलेगा। कैसे? इधर H, इधर O, इधर बेटा C2H5। फिर बेटा ये आगे चाहे तो ये भी मिल सकता है, H बेटा, फिर O, फिर बेटा C2H5। ठीक है, तो क्या इथेनॉल में है? यस बेटा, इथेनॉल में डेफिनेटली है। क्या फिनॉल में है? यस बेटा, फिनॉल में भी है। क्यों? फिनॉल का आप चेक करें बेटा, ये रहा फिनॉल, फिनॉल के साथ OH, अब बेटा ये जुड़ जाएगा दूसरे फिनॉल के साथ,
ठीक है, और ये भी क्या है, एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आता है? ठीक है, सो दैट इज इसमें प्रेजेंट है। क्या बेटा वो CH3COOH में प्रेजेंट है? यस, CH3COOH में भी प्रेजेंट है। कैसे? CH3C डबल बॉन्ड OH, यही जुड़ जाएगा बेटा दूसरे वाले साइड के साथ, नहीं, दूसरा वाला साइड ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ेगा, ना कि हाइड्रोजन के थ्रू। मतलब बेटा ऐसे, ठीक है, डबल बॉन्डेड टू C। यहाँ से बेटा आपके पास होगा CH3, और बेटा यहाँ से आपके पास होगा OH। तो बेटा ये बन गया ना आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड अगेन दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब कोई आप में से मे भी ये भी सोच रहा होगा सर इसमें तो इंट्रा भी बन सकती है। इंट्रा मतलब ज़रा सर कैसे? देखो बेटा, कोई ऐसे भी तो कर सकता है ना, CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर लिखेगा O और यहाँ पर लिख देगा H। ठीक है, अब वो कहेगा ये देखो सर, ये रहा मेरा A, ये रहा H और ये रहा B, तो सर ये बना दिया ना मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड। बेटा आपने हाइड्रोजन बॉन्ड इंट्रा तो कर दी, लेकिन इस हाइड्रोजन इंट्रा बॉन्डिंग से बेटा आपको क्या मिला? आपको एक फोर मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर मिल गया, 4 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर मिला, जिसको हमने क्या नाम दिया था? चिलेशन। और ये जो रिंग बनता है बेटा इसको बोलते हैं चिलेट। तो 4 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर आर हाईली अनस्टेबल। 4 मेंबर की जो रिंग स्ट्रक्चर होती है ना वो हाईली अनस्टेबल होती है। तो सर स्टेबल कौन कौन सी होती है? 5 मेंबर की रिंग स्टेबल होती है और 6 मेंबर की। सर यहाँ कौन से 4 मेंबर की आप बात कर रहे हैं बेटा? एक हाइड्रोजन, एक ये वाला ऑक्सीजन, तीसरा बेटा ये कार्बन, और चौथा बेटा कौन सा? ये आपके पास ऑक्सीजन। तो 4 मेंबर्ड रिंग है, हाईली अनस्टेबल है, इसीलिए बेटा आप एसिटिक एसिड या इनफैक्ट किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करवाओगे। ठीक है, सो 4 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर्स आर हाईली अनस्टेबल, हेंस एनी कार्बोक्सिलिक एसिड, एनी कार्बोक्सिलिक एसिड, hence any carboxylic acid, hence any carboxylic acid does not show क्या बेटा? it does not show intramolecular hydrogen bonding, does not show intramolecular hydrogen bonding। हाँ, इंटर वो जरूर बना सकता है, इंट्रा नहीं बना सकता। इस पॉइंट को भी बेटा ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब बेटा इसके बाद हमारे पास कौन था? तो क्या CH3CO दिखा सकता है? द आंसर इज यस, इट कैन शो। बेटा H3BO3 भी इजीली दिखाएगा। जरा सर H3BO3 का स्ट्रक्चर, बेटा H3BO3 तो कुछ ऐसे है ना। तो बेटा ये तो बहुत सारे बना सकता है। ये क्या काम करेगा? ये दूसरे के साथ जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा बेटा? ऐसे। क्लियर? तो ये भी बेटा आप ध्यान रखिएगा। तो बन गए इसी के साथ बेटा हमारे पास क्या? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ पर भी इंट्रा नहीं कर देना, वरना बेटा वो भी क्या बन जाएगा? वो भी बन जाएगा 4 मेंबर्ड स्टेट, तो वो तो स्टेबल नहीं होगा। तो ये भी बन गया बेटा आपके पास क्या? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड। क्लियर? तो बेटा क्या बोरिक एसिड में है सर? यस बेटा बोरिक एसिड में भी है। क्या HBr में है सर? नहीं। क्या HI में है सर? नहीं। क्या HCl में है सर? नहीं। इसमें भी बेटा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक, तो ये मॉलिक्यूल्स हमारे पास थे जिनमें क्या थी? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब देखो बेटा इसके बाद हमारे पास क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम कहेंगे बेटा क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बेटा हम ये बता चुके हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब आती है जब दो सिमिलर या दो डिफरेंट एटम मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या बन जाए? हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले है कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पहली बात बेटा ये है, Here the hydrogen bond exists between two different or similar molecules.
ठीक है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो दो सिमिलर या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल बेटा कौन सा, HF, और बेटा यहाँ से आप लगाओगे H और यहाँ से लगा दोगे F। सो यहाँ पर बेटा आपके पास होगा डेल्टा माइनस, ये होगा डेल्टा प्लस, ये होगा डेल्टा माइनस, ये होगा डेल्टा प्लस। अब बेटा ये आपने क्या बनाया, बिटवीन टू सिमिलर। आप बेटा चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, HF और आप बना लो बेटा किसमें, और वाटर में। अब HF और वाटर में भी बेटा हमने बनाना सीख लिया है कैसे करते हैं। सो यू विल हैव F और बेटा ये H जुड़ गया होगा ऑक्सीजन के साथ, यहाँ से आया होगा ये, यहाँ से आया होगा ये, दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है बेटा, सो दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा माइनस, दिस इज डेल्टा माइनस, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव एंड इवन दिस इज डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर एक चीज़ जो मैं आपको स्ट्राइकिंग फीचर बताने वाला हूँ, दैट इज अनदर वन व्हाट, जो बी पार्ट है बेटा इसका, तो चलो मैं इसको अच्छे से लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो बी ऑप्शन जो बेटा यहाँ पर है, हियर द हाइड्रोजन बॉन्ड, हियर द H बॉन्ड इज फॉर्म्ड, हियर द H बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू, किसकी वजह से बेटा, ड्यू टू डाइपोल अट्रैक्शन, है कि नहीं, ड्यू टू डाइपोल अट्रैक्शन। तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इन दोनों एग्जांपल्स में हमने कौन सा वाला बनाया है, डाइपोल अट्रैक्शन बॉन्ड बना दिया है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा जो इसके बारे में इंपॉर्टेंट है वो क्या है सर, बेटा वो तीसरा ये पार्ट है कि एक्सटेंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सटेंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड्स अपॉन किस किस पर बेटा वो डिपेंड करता है। फर्स्ट पॉइंट, इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और सेकंड बेटा ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म्ड, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म्ड पर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे बेटा, उस पर डिपेंड करता है। मतलब ये हुआ कि एक मॉलिक्यूल में या एक सबस्टेंस में कितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये दो चीज़ों पर बेटा डिपेंड करता है। पहली चीज़, इनके बीच में जो बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कितना स्ट्रांग है। अगर वो बहुत स्ट्रांग है बेटा तो जाहिर सी बात है ये एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होगी। और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड जो बन रहे हैं, कोई मॉलिक्यूल जो बना सकता है वो ज़्यादा बना रहा है, एक मॉलिक्यूल अगर ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहा है, जैसे हमने पढ़ा वाटर का एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है, तो उसमें भी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो बेटा हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम कहेंगे मोर द स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड, मोर द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड formed, more the strength of hydrogen bond formed, and more the number of hydrogen bonds, and more the number of hydrogen bonds formed per molecule, formed per molecule, more is the extent of intermolecular hydrogen bonding, more is the extent of intermolecular hydrogen bonding। ध्यान रखिएगा बेटा इस चीज़ का, ठीक है। अब बेटा हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं, इसमें एक पॉइंट जो बेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है वो है स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या है वो, स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो, द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर hydrogen bond formed, intermolecular hydrogen bond formed depends upon the positive charge developed, depends upon the positive charge developed over hydrogen atom, ठीक है, and the availability of lone pair
lone pair of electron from another atom। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा बेटा इस पर क्या है। देखो, अगर आप कहते हो ना ऐसे AH और आप फिर ऐसे कहते हो बेटा B, ठीक है। अब बेटा मैं कहूँगा कि जो ये आपने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है ये वाला, इसकी स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है? इसकी स्ट्रेंथ इस पर डिपेंड करती है बेटा कि इस हाइड्रोजन पर कितनी ज़्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, कितनी ज़्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनेगा उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। लेकिन अब ये कौन डिसाइड करेगा कि इस पर जो पॉजिटिव चार्ज आई है वो कितनी ज़्यादा है? तो बेटा वो डिसाइड करेगा ए। ए जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, हाइड्रोजन पर जो जनरेट चार्ज पॉजिटिव होगी वो उतनी ज़्यादा होगी। देयरफॉर बेटा आप क्या कहोगे, ए के लिए कौन से 3 एलिमेंट्स हैं जो हम जनरली कंसिडर करते हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ए के लिए कौन सा एलिमेंट सबसे बेस्ट है? तो सबसे बेस्ट बेटा इसके लिए फ्लोरीन, उसके बाद बेटा ऑक्सीजन और बेटा उसके बाद नाइट्रोजन। ठीक है, अब एक और चीज़ चेक कीजिए बेटा, बी क्या है? बी को अपना क्या देना है? लोन पेयर वेरिएबल रखना है। लोन पेयर अपनी पास रखना बेटा, और यहाँ से डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, जाहिर सी बात है बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब बी को क्या होना है बेटा? बी को होना है सेकेंड पीरियड एलिमेंट। क्या होना है? सेकेंड पीरियड एलिमेंट। और सेकेंड पीरियड एलिमेंट भी क्यों बेटा? क्योंकि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट में ये लोन पेयर होता कहाँ है बेटा? ये होता है 2p ऑर्बिटल में। किस में होता है? 2p ऑर्बिटल में। अब बेटा आप सोचो, अगर ये 2p ऑर्बिटल में है तो 2p ऑर्बिटल का साइज छोटा, तो मतलब इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और पॉजिटिव चार्ज में जो डिस्टेंस है बेटा वो भी कम है। और बेटा हम जानते हैं कूलम्स लॉ से F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R²। अगर बेटा ये डिस्टेंस बहुत छोटी होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, और जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बॉन्ड भी उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो बी पर कंडीशन लगाओगे वो ये होगी कि बी शुड बी ए सेकेंड पीरियड एलिमेंट। अब अगर आपने थर्ड पीरियड एलिमेंट लगाया बेटा तो जाहिर सी बात है वहाँ पर 3p वाले का जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा। अगर ऑर्बिटल जिसमें लोन पेयर है उसका साइज़ बढ़ गया तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जो जनरेट हाइड्रोजन पर हुई है और जो आपके पास ऑर्बिटल में लोन पेयर पड़ा हुआ है उनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे कहूँगा सेकेंड पीरियड एलिमेंट के लिए फिर कौन कौन है सूटेबल दावेदार? सेकेंड पीरियड एलिमेंट बी के लिए कौन कौन एलिमेंट है दावेदार? तो बेटा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है। लेकिन यहाँ पर जो बेस्ट बैठेगा वो बैठेगा नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बाद बेटा फ्लोरीन। अब ये क्यों? क्योंकि बेटा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में लोन पेयर तो है, लेकिन फ्लोरीन चूंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपना लोन पेयर इजीली अवेलेबल नहीं करवाएगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, सबसे इजीली अवेलेबल कौन करवाएगा? नाइट्रोजन, सबसे कम फ्लोरीन। ठीक है, तो ये बेटा आपको ध्यान में रखना है कि ए के लिए क्या है सूटेबल, कौन सी चीज़ें सूटेबल है, ठीक, और बी के लिए कौन सी चीज़ें सूटेबल है। ध्यान रखिएगा बेटा इनका, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा जो यहाँ पर है, इफ़ ए एंड बी आर देमसेल्व्स कंपेयर्ड, इफ़ ए एंड बी आर देमसेल्व्स कंपेयर्ड, अगर हम ए और बी को खुद से ही बेटा कंपेयर करें, देन ए इज द डोमिनेटिंग फैक्टर। मैं भी आपको दिखाऊंगा इसमें क्या मतलब है बेटा। ठीक है, सो ए इज द डोमिनेटिंग फैक्टर। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, जैसे बेटा आपके पास सवाल आएगा, क्या सवाल आएगा? गिव द H बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर। आपको बताना है बेटा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है। क्या मतलब सर? ए पार्ट बेटा आपको दिया गया है FHF, बी पार्ट आपको बेटा दिया गया है OHO, सी पार्ट बेटा आपको दिया गया है NHN। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर बेटा आपको जो ऑर्डर देना है उसके हिसाब से सोचें। देखो, अगर हम बेस्ड ऑन ए के हिसाब से आंसर देंगे, ए के हिसाब से, तो बेटा ए कौन कौन है यहाँ पर? फ्लोरीन है, ठीक है बेटा, ऑक्सीजन है, ठीक है, और सर नाइट्रोजन है बेटा। तो अगर हम ए के हिसाब से देंगे तो कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड अच्छा होगा? तो ए ज़्यादा अच्छा होगा एज कंपेयर टू बी, एज कंपेयर टू सी।
लेकिन अगर हम यही ऑर्डर चेक करें बेटा बेस्ड ऑन बी के हिसाब से चेक करोगे तो बी के हिसाब से तो बेटा आपके पास यहाँ पर अच्छा कौन है, अच्छा बेटा आपके पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन है। तो अगर आप बी की बेस पर आंसर लाओगे, आंसर विल बी सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। तो क्या बेटा बेस्ड ऑन ए एंड बी आपको अलग अलग आंसर मिल रहे हैं, लेकिन हमने क्या पढ़ा है, बेस्ड ऑन ए वी गिव द आंसर, मतलब ए इज द डोमिनेटिंग फैक्टर। तो सिर्फ मैं यहाँ पर लिखूंगा सिंस ए इज द डोमिनेटिंग फैक्टर, सिंस ए इज द डोमिनेटिंग फैक्टर, सिंस ए इज द डोमिनेटिंग फैक्टर, हेंस क्या कहेंगे बेटा, द डिक्रीजिंग ऑर्डर इज, हेंस द डिक्रीजिंग ऑर्डर इज, क्या है बेटा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, यही मैं कह रहा था आपसे, ए इज द डोमिनेटिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब बेटा मैं यहाँ पर आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जिससे आपके पास हेल्प हो जाएगी। ठीक है, ये डिसाइड करने में कि कौन सा मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना देता है। देखो बेटा, एक आप यहाँ पर लिखिए, एक राइट वन शॉर्टकट। क्या लिखोगे बेटा, एक शॉर्टकट लिखिए। क्या शॉर्टकट है सर? देखो बेटा शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट है बेटा, मान लो आपके पास मॉलिक्यूल है, क्या है बेटा, मॉलिक्यूल। ठीक, यहाँ पर बेटा आपके पास आपको देखना है इसमें कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं। ठीक है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। ठीक है, और बेटा यहाँ पर आपको देखना है उसमें कितने नंबर ऑफ लोन पेयर्स हैं। ठीक है, क्या मतलब, पहला मॉलिक्यूल जब बेटा हम लेंगे ना, क्या, H2O, H2O में कितने हाइड्रोजन्स डायरेक्टली जुड़े हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, तो बेटा वो 2 हैं। लोन पेयर भी बेटा 2 हैं। कहाँ है सर वो 2, बेटा वो दोनों है ना, कहाँ पर, ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारे पास मान लीजिए NH3 है, NH3 में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बेटा 3, नंबर ऑफ लोन पेयर्स बेटा वो है 1। उसके बाद बेटा अगर हम HF की बात करें तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 1 है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स बेटा वो 3 है। ऐसे ही है ना। तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, बाकी तो आप खुद भी कर सकते हो। तो इसके लिए बेटा शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट क्या है, तो शॉर्टकट बेटा ये है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म्ड पर मॉलिक्यूल, फॉर्म्ड पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, क्या बेटा, इट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, इट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स और नंबर ऑफ लोन पेयर्स, नंबर ऑफ लोन पेयर्स, और इसी को बेटा मल्टीप्लाई करते हो 2 से। फॉर एग्जाम्पल चेक करो बेटा एग्जाम्पल, जैसे बेटा हमारे पास है NH3, हमने अभी देखा बेटा इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कितने हैं बेटा, एक्टिव हाइड्रोजन्स कितने हैं, तो वो बेटा 3 हैं। अब बेटा मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं, तो बेटा वो कितने हैं, वो 1 है। तो बेटा इसका मिनिमम कौन है, मतलब इनमें दोनों में से मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू इज बेटा 1। देयरफॉर बेटा अमोनिया कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय अमोनिया, फॉर्म्ड बाय अमोनिया। तो बेटा वो क्या होगा, इन दोनों में से मिनिमम कौन है, 1, मल्टीप्लाई करो उसको 2 से, तो बेटा अमोनिया 2 बॉन्ड्स बनाता है। अब बेटा जैसे आप एग्जांपल कंसिडर करो वाटर की, वाटर में मैं आपको अगर बोलूं बेटा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो बेटा वो कितने हैं, 2। कौन से हाइड्रोजन एटम्स लेने होते हैं, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। अगर बेटा मैं आपसे पूछूंगा नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर, तो बेटा वो भी 2 है। अब इन दोनों का मिनिमम मुझे बताओ, इन दोनों का मिनिमम क्या आएगा सर, वो तो 2 ही आएगा। इन दोनों का मिनिमम क्या है, 2। देयरफॉर बेटा अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ H बॉन्ड्स फॉर्म्ड पर मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, दैट इज इक्वल, मिनिमम वैल्यू कितना है, 2, मल्टीप्लाई करो फॉर्मूले का 2, 4। तो बेटा आपको तो पता ही है वाटर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है, इट फॉर्म्स 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो इस तरह से बेटा आप कर सकते हो। क्लियर, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो हम जो बेटा कर रहे थे वो ये पढ़ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर, जिसमें हमने पहला पढ़ लिया था इसकी स्ट्रेंथ के बारे में, और थोड़ा हम उसमें आगे चले गए थे। अब हम दूसरे पर आएंगे बेटा, इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है। देखो बेटा, ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड्स, सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स गेट
dimerized, get dimerized in benzene due to hydrogen bonding, full stop. The same happens for phenols. ठीक है बेटा, फिनॉल्स के लिए भी यही होता है जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए होता है। मतलब ये बेटा कि अगर आप कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे RCOOH और इसको आपने किस में लिया बेटा, इसको आपने लिया बेंजीन में, तो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के दोनों मॉलिक्यूल्स डाइमराइज हो जाते हैं और ये बनता है बेटा RCOOH होल ट्वाइस। इसके दो मॉलिक्यूल्स मिल गए और बेटा बेंजीन की प्रेजेंस में ये क्या होता है, डाइमराइजेशन होती है, और डाइमराइजेशन हो जाएगी तो कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे। जुड़ते कैसे हैं वो मैं दिखा देता हूँ बेटा। RC डबल बॉन्ड OOH, बेटा अब ये दिखाने का तरीका है तो आई होप आप समझ पाओगे। H बेटा ये O, बेटा ये C, बेटा ये O, ये डबल बॉन्ड, दिस इज अगेन R। ठीक है बेटा, अब हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ है, हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा यहाँ से है, यहाँ से है। ठीक है, तो बेटा जो इसका डाइमराइज्ड प्रोडक्ट है, तो अगर मैं उसको बनाने की कोशिश करूँ वो कैसा बनेगा, RC डबल बॉन्ड O, तो बेटा मैं अलग कलर यूज़ करूँगा, ठीक, और यहाँ से बेटा H, और बेटा यहाँ से O, यहाँ से C, यहाँ से डबल बॉन्ड O, बेटा यहाँ से R। ठीक है, अब बेटा बाकी तो मैं कहाँ से बनाऊँगा, बाकी मैं बनाऊँगा हो, ठीक है, बाकी हम नीचे वाले साइड से बनाएंगे O और H। ठीक है बेटा, और यहाँ से बेटा 1 2 3, ठीक, तो इसको बोलते हैं बेटा क्या, डाइमराइज्ड प्रोडक्ट। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, डाइमराइज्ड प्रोडक्ट ये हो सकता है आप लोगों में से मत किसी को ये लग रहा हो क्या कि सर यहाँ पर तो आपने इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या बना दिया, एक रिंग बना दिया। तो लेकिन सर आपने तो कहा था वो सिर्फ इंट्रामॉलिक्यूलर से होता है। यहाँ पर बेटा इसलिए रिंग बन गई क्योंकि दो साइड से क्या हो रही है, दो साइड से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। डाइमराइजेशन में आपके पास क्या बन जाएगा, ऐसे ही आपके पास डाइमराइज्ड प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा बेटा, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स बेंजीन की प्रेजेंस में क्या होते हैं, डाइमराइज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, उसके बाद KHCO3, इसको कहते हैं पोटेशियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं, पोटेशियम बाइकार्बोनेट फॉर्म्स डाइमर, बट NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म्स पॉलीमर। ठीक है, कैसे बेटा मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप थोड़ा सा बेटा एनालाइज करेंगे, इफ़ यू टेक अ बिट ऑफ हियर, देखो बेटा हमारे पास सबसे पहले कौन है, पहले मैं चलो KHCO3 माइनस दिखाता हूँ। देखो बेटा KHCO3, ठीक है, ये क्या करेगा, ये बेटा डिसोशिएट हो जाएगा और बनेगा K पॉजिटिव प्लस HCO3 माइनस। ठीक है, लेकिन यहाँ होगा क्या बेटा, यहाँ पर सिर्फ दो ही इसके जुड़ जाएंगे आपस में। कैसे जुड़ेंगे देखते जाओ बेटा, बाइकार्बोनेट आयन है तो आपके पास C डबल बॉन्ड O, यहाँ से बेटा O, यहाँ से बेटा H, और यहाँ से बेटा आपके पास है O माइनस, बन गया ना आपके पास HCO3। अब बेटा यहाँ से क्या होगा, यहाँ से O माइनस, ठीक है, यहाँ से सर C, बेटा यहाँ से आपके पास है O, और बेटा यहाँ से आपके पास है H, और यहाँ से आपके पास है डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये डाइमराइज हो जाएगा और क्या बनाएगा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड और ये हाइड्रोजन बॉन्ड। अब कैसे बनाओगे, O डबल बॉन्डेड टू C, सिंगल बॉन्डेड टू O, सिंगल बॉन्डेड टू H, सिंगल बॉन्डेड टू O माइनस, सिंगल बॉन्डेड टू H, सिंगल बॉन्डेड टू O, सिंगल बॉन्डेड टू दिस, सिंगल बॉन्डेड टू दिस, डबल बॉन्ड नहीं, यहाँ से O माइनस। अब कहाँ है हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा यहाँ है। ठीक है, तो डाइमराइज्ड प्रोडक्ट हमारे पास बन गया। और ये कौन सा वाला हाइड्रोजन बॉन्ड है बेटा, अगर आपको याद होगा, आयन डाइपोल हाइड्रोजन बॉन्ड है कि नहीं,
आयन डाइपोल हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि बेटा यहाँ पर होगा ना डेल्टा माइनस, यहाँ पर होगा डेल्टा प्लस, यहाँ पर भी होगा डेल्टा प्लस, यहाँ पर भी होगा डेल्टा माइनस। तो बाइकार्बोनेट आयन जो कहाँ से आया, KHCO3 पोटेशियम बाइकार्बोनेट से इसने क्या बना दिया, डाइमर बना दिया। लेकिन अगर आपके पास अब सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी टूटेगा, Na पॉजिटिव प्लस HCO3 माइनस। अब बेटा होता क्या है इसमें चेन बन जाती है, एक पॉलीमर चेन बन जाती है CO माइनस, जो मैंने आपको शायद पहले भी दिखाया है O, और बेटा यहाँ से O, यहाँ से आपके पास H, ठीक है। आगे जब चेक करोगे बेटा यहाँ से आपके पास O माइनस, यहाँ से आपके पास C, यहाँ से आपके पास डबल बॉन्ड O, यहाँ से आपके पास O, यहाँ से आपके पास H। ठीक है, या फिर एक काम करो, इस H को थोड़ा सा यहाँ से नीचे दिखा दो, शो इट डाउनवर्ड्स, ताकि ये थोड़ा सा अच्छा भी लगे। ठीक है, और फिर बेटा आप चाहो तो एक और यहाँ से O माइनस, फिर बेटा आप यहाँ से C, फिर डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ से O, फिर यहाँ से H, ऐसे ही दिखा सकते हो। अब मतलब क्या है इसका, ये देखो बेटा ये बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बन गया बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड, आगे चलकर बेटा ये भी क्या बना देगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब यहाँ पर एक पॉलीमर चेन बन गई, यहाँ पर एक पॉलीमर चेन बन गई। अब बेटा यहाँ से आपके जहन में एक सवाल उठ सकता है कि भाई बाइकार्बोनेट आयन तो किसने दिया था, पोटेशियम बाइकार्बोनेट ने भी, तो लेकिन वहाँ पर तो डाइमर ही बना, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट ने जब वही बाइकार्बोनेट आयन दिया तो उसने पॉलीमर क्यों बनाया। तो बेटा उसका रीज़न भी होता है क्या, देखो क्या है, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ K पॉजिटिव as compared to Na positive, as compared to Na positive, the bicarbonate ions in case of KHCO3 are far apart from each other, as compared to किससे बेटा, as compared to distance between bicarbonate ions in case of NaHCO3. Hence HCO3 minus is capable of forming क्या बेटा, of forming polymer chain in case of NaHCO3, but not in case of KHCO3। समझ लेना बेटा इसको अच्छे से, ठीक है। अब आप ये कह सकते हो, यू कैन नाउ से वन थिंग कि सर दूर दूर रहने से क्या होगा। देखो बेटा जितना बाइकार्बोनेट आयन दूर होगा ना, मैंने आपको बोला था ना कूलम्स लॉ, वो जो डिस्टेंस बिटवीन द आयन एंड द डाइपोल होगा बेटा वो बढ़ता चला जाएगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो होगा ना वो ये होगा कि दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे, जो होता भी है KHCO3 में। लेकिन अगर आपके पास क्या है, कम डिस्टेंस है उनके बीच में, किनके बीच में, बाइकार्बोनेट आयंस के बीच में, अगर कम डिस्टेंस है तो बेटा वो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस पर लगा सकते हैं और एक पॉलीमर चेन बना सकते हैं, नॉट के एक डाइमर चेन बना देंगे। ठीक, सो दिस इज़ द रीज़न बेटा कि क्यों HCO3 माइनस अगर कहाँ से आएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट से, वो पॉलीमर चेन बनाता है। लेकिन अगर वही चीज़ आएगी कहाँ से, पोटेशियम बाइकार्बोनेट से, तो वो पॉलीमर चेन नहीं बनाता बल्कि सिर्फ एक डाइमर बना देता है। क्लियर। अब ये भी हो गया बेटा हमारे पास एक और फैक्टर जिसको हमने पढ़ लिया, थर्ड वन। अब चौथा पढ़ो बेटा, अभी हम इंटरमॉलिक्यूलर ही पढ़ रहे हैं तो चलिए अगला देख लेते हैं। हाँ, अगला बेटा आपके पास ये आ जाएगा कि वो है एबनॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एबनॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस भी कर चुका हूँ क्लास में कि एबनॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट और एबनॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज़ है। देखो बेटा, नॉर्मली मैंने आपसे ये भी कहा था, नॉर्मली
melting point and boiling point, melting point and boiling point of a substance depends upon its molecular weight, depends upon its molecular weight, and the normal trend is और नॉर्मली जो बेटा ट्रेंड होता है वो ये होता है कि मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट से, ठीक है, ये इसके बराबर होता है, ठीक। बट इसके लिए जो बेटा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट क्या है बेटा, बट इफ देयर इज एच बॉन्ड, अगर बेटा वहाँ पर है क्या, इफ देयर इज एच बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल, अगर वहाँ पर एच बॉन्ड है बेटा इन द मॉलिक्यूल, देन मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो ऑफ द सबस्टेंस, देन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सबस्टेंस विल बी एबनॉर्मली हाई, ठीक है बेटा, वो क्या होगा, वो एबनॉर्मली हाई हो जाएगा। तो बेटा आगे क्या लिखेंगे, दिस ट्रेंड is generally seen किसके लिए बेटा, फॉर ग्रुप 15, ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17 हाइड्राइड्स, ठीक है, इनके लिए बेटा आप ये ग्रुप में देखोगे। हाइड्राइड्स मतलब बेटा मैं आपको दिखाता हूँ। अगर बेटा मैं सबसे पहले बात करूँ किसकी, लेट मी टॉक फर्स्ट अबाउट ग्रुप 15। ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स कौन कौन होते हैं बेटा, एक होता है NH3, एक होता है PH3, एक होता है ASH3, एक होता है SBH3। क्या किसी में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बिल्कुल है बेटा, कौन, NH3, है ना। तो अगर मैं बेटा आपसे ये कहूँगा कि व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड ऑर्डर, एक्सपेक्टेड ऑर्डर बेटा ये है ना, NH3 इज लेस देन PH3 विच इज लेस देन ASH3 which is less than SBH3 for both किसके लिए, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों, क्योंकि अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कम एज कंपेयर टू फॉस्फीन का कम एज कंपेयर टू ASH3 का कम एज कंपेयर टू SBH3। एम आई क्लियर। बट व्हाट इज द एक्चुअल ऑर्डर बेटा, द एक्चुअल ऑर्डर बेटा बॉइलिंग पॉइंट के लिए जो बेटा है, या मेल्टिंग पॉइंट के लिए पहले मैं लिखवा देता हूँ। मेल्टिंग पॉइंट के लिए PH3, फिर बेटा ASH3, फिर बेटा SBH3 और लास्ट में बेटा हमारे पास आता है NH3। दिस इज द ऑर्डर फॉर मेल्टिंग पॉइंट। मतलब बेटा मेल्टिंग पॉइंट में तो आपको समझ में आ गया, सबसे ज़्यादा किसका हो गया, अमोनिया का। लेकिन अगर आप बेटा चेक करोगे बॉइलिंग पॉइंट में भी थोड़ा सा बेटा वहाँ पर फ़र्क है। यहाँ पर उस वक्त आ जाता है अमोनिया और बेटा यहाँ पर आ जाता है SBH3। तो ये किसके लिए है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट के लिए। अब आप बोलोगे इसमें मतलब हुआ क्या है सर, जब बेटा हमने ये ट्रेंड देखा बॉइलिंग पॉइंट का, तो इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे। जो आपने यहाँ पर ये थोड़ी बहुत एक्सेप्शनल केस देखा, तो बेटा यहाँ पर बोलेंगे दिस ट्रेंड इज ड्यू टू the higher molecular weight of SBH3, ठीक है, higher molecular weight of SBH3 which overpowers क्या बेटा, H bond in case of NH3। ये बेटा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बेटा ये हो गया ग्रुप 15 का। अब बेटा अगर हम ग्रुप 16 का देखें तो ग्रुप 16 में कोई एक्सेप्शन नहीं है। ग्रुप 16 में सब कुछ वही है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है बेटा, तो अगर हम ग्रुप 16 की बात करें तो ग्रुप 16 में कौन कौन आता है बेटा, ग्रुप 16 में आता है वाटर, ग्रुप 16 में आता है हाइड्रोजन सल्फाइड, इसमें आता है H2SE, इसमें आता है H2TE। तो बेटा अगर मैं फिर से वही चीज़ लिखूँ कि आप क्या एक्सपेक्टेड ऑर्डर एक्सपेक्ट करते हो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के लिए, आप एक्सपेक्ट करते हो ना H2O लेस देन H2S लेस देन H2SE लेस देन H2TE। बेटा ये आप एक्सपेक्ट करते हो मेल्टिंग पॉइंट के लिए भी और बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी। लेकिन बेटा इसका जो एक्चुअल ऑर्डर है दैट इज़ बेटा कि H2S बहुत छोटा है
एज कम्पेयर टू H2SE, जो छोटा है H2TE, लेकिन बेटा वो छोटा है किससे? वाटर से। यही बेटा इसका एक्चुअल ट्रेंड है, किसका? मेल्टिंग पॉइंट का। किसका? मेल्टिंग पॉइंट का। और बॉइलिंग पॉइंट में भी बेटा H2SE बेटा, फिर H2TE और लास्ट में बेटा H2O। यहां पर बेटा कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा? बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? यहां पर कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं है। तो यहां पर मैं सिर्फ आपके लिए एक चीज लिखूंगा। क्या है वो चीज? हियर द स्ट्राइकिंग फीचर इज, हियर द इंपॉर्टेंट थिंग इज, क्या है बेटा? इज दैट वाटर इज हैविंग, दैट H2O is having very high boiling point, very high boiling point than all components when it comes to boiling point। लेकिन आपने अगर ग्रुप 15 में देखा होगा, जब बॉइलिंग पॉइंट का हम कंपैरिजन लगाया था तो हमने अमोनिया को एक स्टेप पीछे कर दिया था और SbH3 को लास्ट में लगा दिया था। तो हमने वहां पर क्या कहा था कि SbH3 का चूंकि मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो वो ओवर पावर कर रहा है किसको? हाइड्रोजन बॉन्ड को। लेकिन ग्रुप 16 के लिए ऐसी कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। अब बेटा लास्ट में आपके पास ग्रुप 17 आता है, इसमें एक एक्सेप्शन बेटा ज़रूर है। ठीक है, और वो एक्सेप्शन क्या है बेटा? वो एक्सेप्शन ये है कि इसमें पहले कौन कौन आता है? HF, फिर आता है बेटा HCl, फिर बेटा आता है HBr, फिर बेटा आता है HI। तो अगर मैं आपसे कहूँगा व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड ऑर्डर, आप क्या एक्सपेक्ट ऑर्डर को कर रहे हो? बेटा यू आर एक्सपेक्टिंग ऑर्डर HF लेस देन HCl लेस देन HBr लेस देन HI। दिस इज़ किसके लिए? मेल्टिंग पॉइंट के लिए भी और बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी। लेकिन बेटा जो एक्चुअल ऑर्डर इसका है, what is the actual order? The actual order is बेटा HCl less than HBr less than HI less than HF। ये किसके लिए है? ये है मेल्टिंग पॉइंट के लिए। किसके लिए है ये? मेल्टिंग पॉइंट के लिए। नहीं, यहां पर मैंने एक गलती कर ली। दिस इज नॉट फॉर मेल्टिंग पॉइंट बेटा, ये बॉइलिंग पॉइंट के लिए है। ये किसके लिए है? ये बॉइलिंग पॉइंट के लिए है बेटा। ठीक है, दिस इज फॉर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, लेकिन अगर आप बेटा मेल्टिंग पॉइंट चेक करोगे ना, मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट में यहां पर थोड़ी एक्सेप्शन है। ग्रुप 15 में कहां थी थोड़ी बहुत एक्सेप्शन? बॉइलिंग पॉइंट में। लेकिन बेटा यहां पर मेल्टिंग पॉइंट में है, मतलब HCl है, उसके बाद बेटा HBr है, उसके बाद HI नहीं, उसके बाद HF है, फिर बेटा HI है। ये किसका ट्रेंड है? मेल्टिंग पॉइंट का। किसका ट्रेंड है ये? मेल्टिंग पॉइंट का। क्लियर? ये समझ में आया बेटा? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। ठीक, अब यहां पर क्या हुआ बेटा? यहां पर जो आपके पास ये एक्सेप्शनल केस यहां पर आया, अगेन बेटा हम वही रीजन देंगे। क्या? मॉलिक्यूलर मास में लिखूंगा अगेन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HI, अगेन मॉलिक्यूलर मास ऑफ HI overpowers द हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है बेटा, तो यहां पर प्लीज उस चीज का ध्यान रखिएगा। ये है बहुत इंपॉर्टेंट जो हमने कहा एबनॉर्मल। क्या बेटा? एबनॉर्मल जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आता है, सॉरी नॉट एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बट एबनॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप 15, ग्रुप 16 और ग्रुप 17 के लिए। आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए बेटा क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज क्या है बेटा? दैट इज वाटर की डेंसिटी। why is density of water maximum at 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की जो डेंसिटी है वो क्यों है मैक्सिमम? अब बेटा ध्यान दीजिएगा, देखो हम कहेंगे बेटा वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस, इन द फॉर्म ऑफ आइस हैज ओपन केज स्ट्रक्चर, ओपन केज स्ट्रक्चर। ठीक है,
वाटर में क्या है बेटा, ओपन केज स्ट्रक्चर है। जैसे बेटा आप देखोगे ओपन केज स्ट्रक्चर में मतलब जो हमने आज क्लास में भी बनाया, एक वाटर मॉलिक्यूल कितने बेटा बॉन्ड्स बनाता है, 4 बना रहा है। ठीक है बेटा, इसी को बेटा हम क्या करते हैं, ये देखो ऐसे, ये तो बेटा इसको बोलते हैं ओपन केज स्ट्रक्चर, ओपन केज। अब जब बेटा वाटर मॉलिक्यूल में, आइस में ओपन केज स्ट्रक्चर होगा तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे ना एक दूसरे से दूर दूर, हेंस इट्स वॉल्यूम इज वेरी हाई, इज वेरी हाई। नाउ एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, बेटा एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड all H bonds are broken। अगर बेटा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखेंगे तो सारे H bonds क्या होते हैं, टूट गए होते हैं। ठीक है, hence the volume, तो बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे ना नजदीक नजदीक, hence the volume of ice is lowest at कहां पर बेटा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। therefore क्या होता है बेटा, its density is maximum। अब आप बोलोगे सर आफ्टर 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है। देखो बेटा आफ्टर 4 डिग्री सेंटीग्रेड if we provide more heat, अगर हम 4 डिग्री के बाद और हीट प्रोवाइड करते हैं, the molecules start to move apart from each other, hence volume again starts to increase, therefore बेटा क्या होता है, therefore density again starts to decrease। तो बेटा therefore अगर मैं आपसे कहूंगा कि आइस की मैक्सिमम डेंसिटी कहां पर होगी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री से पहले क्या होगा, इसका होगा ओपन केज स्ट्रक्चर में इसका वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम। अगर वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तो डेंसिटी क्या होगी, मिनिमम। लेकिन जैसे ही आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचोगे बेटा क्या हो जाएगा, सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाते हैं, तो ये वाटर मॉलिक्यूल आएंगे ना नजदीक नजदीक, जिसकी वजह से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। बेटा वॉल्यूम कम हो जाएगा तो डेंसिटी इंक्रीज। लेकिन जब हम 4 डिग्री से भी आगे जाएंगे बेटा, 4 डिग्री से आगे जाने से क्या होता है सर, बेटा ये मॉलिक्यूल्स फिर से एक दूसरे से दूर दूर जाने लगते हैं, और अगर एक दूसरे से दूर दूर जाने लगेंगे मतलब वॉल्यूम फिर से इंक्रीज होगा बेटा, तो उससे डेंसिटी फिर से कम हो जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं आइस की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है ये कहाँ पर होती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और इसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा कम होता है। आई होप बेटा ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, लेकिन अभी ध्यान रखिएगा ये सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, अभी हमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ना है। सो आई होप यू मस्ट हैव लर्नड एवरीथिंग क्लियरली। अगर अभी भी आपके पास कोई डाउट है सो यू कैन क्लियरली आस्क इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपकी ज़रूर उसमें हेल्प कर दूंगा। तो बेटा कीप वर्किंग हार्ड, इंशाल्लाह यू विल सक्सीड। थैंक यू एंड टेक केयर।